हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आने वाले कुछ सालों में भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क होगा सबसे ज्यादा एडवांस। एरोस्पेस और डिफेंस जैसे अन्य महत्वपूर्ण सेक्टर्स में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लाने के लिए उठाया गया है ये बड़ा कदम। भारत में नेचुरल यूरेनियम सीज होने वाले मामले के बाद पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने भारत में डर्टी बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर दी वार्निंग। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की चाइनीज वायरस को लेकर जारी की गई रिपोर्ट को चीन ने बताया गलत। और लेटेस्ट डेटा के मुताबिक सीआरपीएफ में 108 पर्सनल की हुई है अभी तक चाइनीज वायरस की वजह से मृत्यु। जापान के एक डिफेंस थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन मिलिट्री दुनिया की उन मिलिट्रीज में से एक है जिन्होंने सबसे तेजी से एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरनमेंट सिस्टम को विकसित किया है। और आने वाले 3 से 4 सालों में भारत का यही एयर डिफेंस नेटवर्क दुनिया के सबसे एडवांस नेटवर्क में गिना जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है उसके 2 मेन कंपोनेंट हैं। एक है एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरनमेंट सिस्टम और दूसरा है बेस एयर डिफेंस जोन। इसमें जो एयर डिफेंस ग्राउंड एनवायरनमेंट सिस्टम है इसमें मुख्य रूप से रडार सिस्टम आते हैं जो पूरे एक बड़े एरिया पर भारत के एयर स्पेस में घुसपैठ करने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को डिटेक्ट करके उसे इंटरसेप्ट करने का काम करते हैं। और जो दूसरा है बेस एयर डिफेंस जोन, इसमें रडार्स और इंटरसेप्टर्स के साथ सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट्स ये सभी एक साथ मिलकर भारत के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को हवाई हमले से बचाने के लिए एक बेहद ही इंटेंस और हाईली इफेक्टिव डिफेंसिव सिस्टम देते हैं। और इस पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क में भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, भारत के अलग अलग तरह के सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जैसे कि आकाश और बराकेट और ऐसे ही बाकी के अन्य सिस्टम्स आते हैं। और अभी कुछ समय बाद S-400 जैसा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। और हाँ, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क दुनिया के सबसे एडवांस नेटवर्क में गिना जाएगा। बाकी एक रिपोर्ट ये भी है कि एफओसी कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस MK-1 फाइटर की 7वीं यूनिट ने भी अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। और जबकि आने वाले सप्ताह में 2 और एफओसी कॉन्फ़िगरेशन वाले तेजस फाइटर्स भी अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार हो जाएंगे। समय की मांग को ध्यान में रखते हुए और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बनाने के उद्देश्य के साथ श्री रैपिड टेक्नोलॉजीज ने भारत में 3D टेक्नोलॉजी को लाने के लिए ऑस्ट्रियन कंपनी फ्रोनियस इंटरनेशनल के साथ पार्टनरशिप करी है। और इसके तहत श्री रैपिड टेक्नोलॉजीज भारत में एरोस्पेस, डिफेंस, ऑयल एंड गैस और मैरीटाइम एप्लीकेशंस के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को एक लार्ज स्केल में इस्तेमाल करेगी। और अपनी इस योजना के साथ श्री रैपिड टेक्नोलॉजीज भारत की एकमात्र कंप्लीट डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग वर्क फ्लो सप्लायर बनने वाली है। और फ्रोनियस इंटरनेशनल के साथ उनकी पार्टनरशिप इस दिशा में उठाया गया पहला कदम है जिसमें वे मुख्य रूप से 3D प्रिंटिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर काम करेंगे। और अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो श्री रैपिड टेक्नोलॉजीज भारत में डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में भारत की फोर्सेज द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन में 3 और आतंकियों को ढेर किया गया है। हालांकि ऑफिशियल्स का कहना है कि ये तो एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन था क्योंकि ऐसी सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में कुछ आतंकी मौजूद हैं। लेकिन फिर जब उन आतंकियों ने भारत की फोर्सेस पर ओपन फायर स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में बदल गया, जिसके बाद 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। और फिलहाल जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक इस ऑपरेशन के बारे में केवल इतनी ही रिपोर्ट्स आई हैं और बाकी की डिटेल्स आनी बाकी हैं। बाकी आतंकियों से याद आया, अभी हाल ही में पाकिस्तान के फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर और इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिफॉर्म के चेयरमैन रहमान मलिक की तरफ से वार्न किया गया है कि भारत में किसी तरह का डर्टी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। और उन्होंने ये वार्निंग खास करके उस मामले को ध्यान में रखकर जारी करी है जिसके तहत अभी हाल ही में भारत में करीब 7.1 किलोग्राम तक का नेचुरल यूरेनियम सीज हुआ था। पहले तो आपको ये बता दें कि डर्टी बॉम्ब एक तरह का रेडियोलॉजिकल वेपन होता है जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल और कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव्स को कंबाइन करके बनाया जाता है। और इस मामले के बाद पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के लीडर ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इस बात का आग्रह किया है कि वे भारत द्वारा लगातार किए जाने वाले न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यानी कि परमाणु हथियारों का प्रसार करने वाले इस मामले को गंभीरता से लें और अर्जेंट बेसिस पर इस इंसिडेंट की जांच करवाएं। और उन्होंने ये बात एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही है। और साथ ही ये भी सजेस्ट किया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ को वेस्टर्न कंट्रीज को इनवाइट करके एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए और जिसमें भारत द्वारा जो यूरेनियम को लाने का एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया गया है इस पर बात करनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर उनका कहना था कि भारत में न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं और भारत लगातार न्यूक्लियर वेपन्स का प्रसार करने में लगा हुआ है। और पाकिस्तान के रहमान मलिक साहब इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं कि अगर भारत को इस तरह का कोई इलीगल काम करना ही होता तो जो यूरेनियम सीज हुआ है ये वाला मामला पब्लिक में कभी आता ही नहीं। भारत इन सब चीज़ों के पहले से खिलाफ है, इसी वजह से ये सब चीज़ें भारत कंट्रोल कर रहा है और इसी कंट्रोल के चक्कर में ये यूरेनियम सीज भी हुआ है।
और इन्होंने जिस तरीके से भारत में कोई डर्टी बॉम्ब ब्लास्ट की वार्निंग दी है, इससे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान खुद भारत में इस तरह का कोई बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता है। और हाँ, केवल यूरेनियम का इस्तेमाल करके आप कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते हैं। बाकी जहाँ चल रही हो जल्दी पता लग जाएगा कि ये जो नेचुरल यूरेनियम सीज हुआ था, इसका सोर्स क्या है, यानी कि ये कहाँ से आया है। और हमारे ओपिनियन में तो इसका सोर्स एक ही हो सकता है, और उसका नाम भी शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता लग गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। बाकी एक रिपोर्ट ये भी है, और वो ये है कि आज मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कहना था कि जब तक कि भारत अपना आर्टिकल 370 वाला फैसला वापस नहीं ले लेता है, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी बातचीत नहीं होगी। और कल तक इनके ही विदेश मंत्री ने माना था कि आर्टिकल 370 भारत का अंदरूनी मामला है। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बार फिर से अपनी खुद की ही स्टेटमेंट को नकार दिया है, और जिसमें वे ये दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब एक बात तो कहनी पड़ेगी कि हमारा निकम्मा पड़ोसी हम सभी के मनोरंजन का पूरा ध्यान रखता है। और भला कोई बताएगा कि इन्हें क्यों लगता है कि भारत इनसे बात करना चाहता है। इन्हें तो इसी बात से समझ जाना चाहिए था कि भारत ने चीन और पाकिस्तान द्वारा कोविड-19 से रिलेटेड जो हेल्प करनी चाहिए थी, भारत ने उस हेल्प को लेने से ही मना कर दिया था। कल के डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसे रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि जो एक चाइनीज वायरस वाली पैंडेमिक चल रही है, इसके आने से करीब 5 साल पहले ही 2015 में चाइना के मिलिट्री साइंटिस्ट ने इस वायरस को एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने की बात कही थी, और जिसमें वर्ल्ड वॉर 3 बायोलॉजिकल वेपन्स के साथ लड़ने को लेकर भी प्रेडिक्शन किया गया था। तो अब इस रिपोर्ट पर चीनी लोगों की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसमें उनका ये कहना है कि जो ये सारे दावे किए गए हैं वो सरासर गलत हैं, और ये अमेरिका द्वारा चीन को बदनाम करने की एक नई कोशिश है। और चिंदी मीडिया गोवा टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से भी कहा गया है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जिन रिपोर्ट्स के बारे में बात की है, वो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कोई इंटरनल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि वो सार्वजनिक रूप से जारी की गई एक एकेडमिक बुक है। और इस बुक में यूएस एयरफोर्स के ही एक फॉर्मर ऑफिसर के हवाले से बताया गया है कि जो नेक्स्ट जनरेशन के बायोलॉजिकल वेपन्स है वो यूएस प्रोग्राम का ही हिस्सा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स को डील करने का। और इस तरीके से चिंदी मीडिया का कहना है कि वो यूएस ही है जो इस तरह के बायोलॉजिकल वॉर में रिसर्च कर रहा है। यार ये सब तो ठीक है, लेकिन चीन ये क्यों नहीं बताता है कि चाइनीज वायरस का सबसे पहला केस उनके वुहान से ही क्यों आया था। और इसलिए जब तक इसके सही जवाब नहीं मिलते हैं, तब तक ये वायरस चाइनीज ही रहने वाला है। बाकी इसके अलावा आप में से अधिकतर लोगों ने पबजी गेम तो खेला ही होगा बैन होने से पहले, और अब तो वो फिर से री एंट्री मार रहा है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से। तो आपने खेला है तो आपको ये भी पता होगा कि उस गेम की स्टार्टिंग कैसे होती है। प्लेन आता है, उस प्लेन से आपको कूदना होता है और नीचे जाके आपको अलग अलग हथियार मिलते हैं। पर आज हमने डिफेंस ज्ञान सीरीज में एक ऐसी वीडियो बनाई है जो कि रियल इंसिडेंट पर आधारित है, और ये इंसिडेंट पबजी का ठीक उल्टा है। और ये कौन सा इंसिडेंट था, इसे जानने के लिए डिफेंस अपडेट के बाद आप वो वीडियो भी जरूर देखें। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सोमवार को जारी किए गए लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ में अभी तक चाइनीज वायरस की वजह से करीब 108 पर्सनल की मृत्यु हो चुकी है, और सभी सेंट्रल फोर्सेस में ये संख्या सबसे ज्यादा है। और जबकि होम मिनिस्ट्री के तहत आने वाली सीएपीएफ के अदर फोर्सेस यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और एनडीआरएफ, इन सभी को मिलाकर टोटल 271 पर्सनल हमने इस वायरस की वजह से खोए हैं, जिनमें से 108 पर्सनल केवल सीआरपीएफ के ही हैं। और जबकि इन सातों फोर्सेस में 9,464 केसेस एक्टिव हैं और करीब 61,560 पर्सनल रिकवर भी हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस चाइनीज वायरस की वजह से हमने अपने जितने भी लोगों को खोया है, उन सभी की आत्मा को शांति मिले। और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि चाइनीज वायरस से बचने के लिए जितने भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, उनको सही तरीके से फॉलो करिए। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।